मैथ्स के लंबे इक्वेशंस, फिजिक्स के बड़े डेरिवेशन से डर लगता है तो रटिए मत, क्योंकि कॉन्सेप्ट चमकेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वीके सिंह और वेलकम करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीके सिंह ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 से 12 तक के मैथ्स और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को रटेंगे नहीं, विजुअलाइज करेंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका मेंटर वीके सिंह और आज शुरू करने जा रहा हूं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th के लिए। ठीक है ना? तो पेन कॉपी निकाल लीजिए और चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो पहले लिखते हैं क्या पढ़ेंगे आज। क्लास 10th का क्या पढ़ने वाले भाई? आज पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ्स। मैथ्स में कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 1 होगा हमारा। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर है। इनके बारे में पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूं आज। ठीक है? एक बात बता दूं आपको, ये जो हमारा जो चैप्टर है ना, इनको मैं 3 पार्ट में कवर करूंगा। 3 पार्ट में कवर करूंगा। पार्ट 1 इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन मतलब इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? परिचय। परिचय में क्या क्या चीजें आएंगी कि भाई इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है, और इसकी हिस्ट्री के बारे में कि किसने किसकी खोज की, कब हुई, सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है? पार्ट 2 वाला जो वीडियो आएगा ना, उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? एक्सरसाइज 1.1 का फुल्ली सॉल्यूशन, यानी फुल सॉल्यूशन देखेंगे इसके अंदर। ओके? और जो पार्ट 3 होगा इसका, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज 1.2 का फुल सॉल्यूशन। ओके? तो इन 3 पार्ट को हम कवर करने वाले हैं। तो 3 पार्ट के अंदर हम पूरे चैप्टर कर देंगे फिनिश। चलिए फटाफट आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है ना? तो इंट्रोडक्शन की बातें करूं तो मुझे इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात कर लेता हूं। आज मैं आपको सिखाऊंगा पहली बात की अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, कि इसकी खोज किसने किया, कब हुई, क्या होता है अभाज्य संख्या, पूरा डिक्टो बताऊंगा आपको। ओके? फिर सेकेंड चीज क्या देखेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, ये सेकेंड टॉपिक होगा। अभाज्य गुणनखंड के बारे में भी बताऊंगा आपको, कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, सारा कुछ। ओके? फिर थर्ड नंबर हम लोग क्या देखने वाले हैं? HCF और LCM कैसे निकालते हैं। ठीक? और इससे रिलेटेड एक टॉपिक और है क्या? A गुणे B इज इक्वल टू LCM गुणे HCF। इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे कि कैसे हो गया। फिर 4 नंबर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये संख्या क्या होता है, इसकी खोज किसने किया था, इसकी हिस्ट्री बहुत लाजवाब है। ठीक है ना? और फिर हम उसका करेंगे प्रूफ कि कैसे अपरिमेय संख्या प्रूफ करते हैं, सारा कुछ। ओके? तो चलिए बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो मेरा टॉपिक होगा ना, वो क्या होगा? अभाज्य संख्या के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? तो ये 4-5 टॉपिक को हम लोग अच्छे से देखेंगे, इसी से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना? तो इन सब टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमारा क्या था? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसके बारे में हम जानेंगे कि सर अभाज्य संख्या होता क्या है, अभाज्य कैसे पहचानेंगे, क्या क्या गुण होता है, सारा कुछ। लेकिन अभाज्य संख्या को पढ़ने से पहले देखो,
अभी तक आपने आभास संख्या क्लास 5th में, 6th में, 7th में आपने ये सब पढ़ते आए, सर ये होता है। लेकिन यार कभी आपने सोचा है कि जो आभास संख्या हम लोग पढ़ते हैं इसको कैसे खोजा गया होगा, उसके पीछे का इतिहास क्या होगा? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा है। लेकिन आज मैं बताने वाला हूं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। ऐसा बताया जाता है कि 20,000 साल पहले की बात, 20,000 साल पहले की बात है कि जब इंसान गुफा में रहते थे उस टाइम पर उन्होंने हड्डियों पर इन संख्याओं को जिक्र किया था, खुरच खुरच कर जिक्र किया था। अब इसका सर पता कैसे चला? इसका पैसा पता चला कैसे चला? तो वो जिस हड्डी पर उन्होंने लिखा था ना, उस हड्डी को अफ्रीका के जंगल में पाया गया। और अफ्रीका के जंगल में जब पाया गया तो देखा गया भैया इन हड्डियों पे तो 4 संख्या लिखी थी। वो 4 संख्या कौन कौन सा था? 11, 13, 17 और 19। ये संख्या उस हड्डी पर लिखा हुआ था। फिर कुछ साल के बाद, कुछ हजारों साल के बाद फिर कौन आए? पाइथागोरस चाचा आ गए। कौन आ गए? ये पाइथागोरस चाचा हैं। पाइथागोरस चाचा हैं। इनका नाम बता रहा हूं, क्या बताए? ये पाइथागोरस, ये प्यारे चाचा जी से पाइथागोरस चाचा जी, और इनके छोटे छोटे स्टूडेंट आ गए। इनके छोटे छोटे स्टूडेंट आ गए। इन्होंने अभाज्य गुणनखंड कर रहे थे, अभाज्य गुणनखंड कर रहे थे, प्राइम फैक्टर निकाल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ऐसा है कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो कटी नहीं रही है, जो टूट ही नहीं रहा है। जैसे उन्होंने कहा यार 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये ऐसी कुछ संख्याएं हैं जो नहीं कट रही हैं और टूट भी नहीं रहा है। लेकिन वहां पर पाइथागोरस चाचा ये नहीं जान पाए थे कि आभास संख्या। तो कुछ हजार साल के बाद पाइथागोरस ने इसको गणितीय रूप में देखा था, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि हमारा अभाज्य संख्या है। इसके 200 साल के बाद, 200 साल यानी पाइथागोरस के 200 या बोल सकते हैं 250 साल के बाद कौन आए? यूक्लिड चाचा है। कौन आए? यूक्लिड चाचा आ गए। यूक्लिड चाचा आ गए। यूक्लिड चाचा आ गए। यूक्लिड चाचा ने कहा अरे भाई रे भाई, ऐसा है कि पाइथागोरस ने नंबर तो ढूंढ लिया लेकिन ये नहीं बता पा रहा है कि संख्या है क्या। ये संख्या है क्या? जो संख्या पाइथागोरस ने देखा था और जो संख्या हड्डी में मिला था वो बिल्कुल सेम संख्या आ रहा था, लेकिन ये लोग जान नहीं पा रहे थे यह संख्या है क्या। फिर यूक्लिड ने कहा टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं दूंगा सॉल्यूशन। फिर यूक्लिड चाचा ने क्या किया? इस पर पूरा स्टडी किया, डीपली स्टडी किया, और डीपली स्टडी करने के बाद इन्होंने एक झमाझम बुक लिख दिया। क्या लिख दिया? इन्होंने एक झमाझम बुक लिख दिया। उस बुक का नाम क्या था? एलिमेंट। क्या नाम था? उस बुक का नाम था एलिमेंट। और उस बुक में यानी एलिमेंट वाले बुक में उन्होंने अभाज्य संख्या के नियम को बताया था। और सबसे बेहतरीन बात उन्होंने पता है क्या बताया था? कि अभाज्य संख्याएं अनंत होती हैं, बहुत सारी अनंत होती है जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो पहला यूक्लिड बात ने यहां पर भाई इन्होंने किया था कि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो कितनी होती हैं? इन्होंने बताया था अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? अनंत होती हैं। ये बात तो समझ आ गया। यूक्लिड चाचा ने इनका फायदा उठा दिया। उन्होंने खोज दिया कि भाई ऐसा है कि ये हमारा अभाज्य संख्या है, और इन्होंने बता भी दिया कि हमारे अनंत अभाज्य संख्या होती है। लेकिन उस टाइम पे अगर किसी से पूछ लिया जाए कि मुझे बताओ कि 1 से 100 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो लोगों को ज्ञात करने के लिए डिवाइड कर लगाना पड़ेगा, बहुत सारे नियम को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर हम निकाल सकते हैं कि भाई इसके अंदर 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन इस कठिनाई परिस्थिति को देखते हुए एक मैथमेटिशियन और कूद पड़े, उनका नाम था, फिर आगे एक चाचा और आगे, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ये भी एक गणितज्ञ थे। इनको बना लेते भाई, इनको बना लेते हैं, इनकी दाढ़ी भी बना लेते हैं। इन्होंने एक ऐसा नियम दिया जिसके द्वारा बड़ा आसानी से हम 1 से 100 तक के संख्याओं के बीच की अभाज्य संख्या ज्ञात करते हैं। तो
इसने जो नियम दिया उसका नाम क्या था? इरेटोस्थनीज छलनी, छलनी उन्होंने नियम दिया, उसका नाम इन्होंने यही रखा, छलनी। छान कर निकालेंगे, 1 से 100 तक की बीच की संख्याओं में छानेंगे कि आभास संख्या कैसे निकलेगा। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ऐसे बताया कि ऐसा करो आप, एक को पकड़ो। तो उन्होंने कहा कि एक ना तो मेरा अभाज्य है और ना ही भाज्य है, तो आप इसको छोड़ दो। आप 2 को पढ़ो, तो उन्होंने कहा जो 2 है ना वो पहला आभास संख्या है, और 2 के इसको छोड़कर इसके पहाड़े में बाकी जितनी भी संख्या है उन सबको काट दो 100 में से। फिर अगला नंबर पकड़ो, क्या? 3 को पकड़ो, तो 3 हमारा दूसरा आभास संख्या है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि इस 3 को छोड़ दो, 3 के पहाड़े में आगे जितनी भी संख्याएं आती हैं उन सबको 100 में से काट दो। उन्होंने कहा ठीक है। अगला नंबर 4, भाई 4 हमारा आभास संख्या नहीं, तो 4 पूरे काट दो। फिर अगला आभास संख्या 5, ये तीसरा आभास संख्या 5 है। उन्होंने कहा भाई तीसरा आभास संख्या 5 है तो उसको छोड़ दो, और बाकी जो आगे की जितनी संख्याएं आ रही है 5 के पहाड़ में, 5 दूनी 10, 15, 20, 25, उन सबको उड़ा दो 100 में से। कहा ठीक। अगला, मतलब ऐसे करते करते उन्होंने लास्ट में क्या देखा कि टोटल मेरे पास 25 आभास संख्याएं बच जा रही है। बड़ा आसान है। तो इस प्रकार मतलब कि उन्होंने बताया कि हम 1 से 100 तक के संख्याओं में से कैसे हम आभास संख्या को छाट सकते हैं। तो ये था इरेटोस्थनीज का छलनी नियम। इस प्रकार इतने लोगों ने जब मिले तब जाकर आभास संख्या क्या हुआ, खोज हो पाई। ठीक है ना। ये रहा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जानना बड़ा जरूरी होता है। अब हम चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, आभास संख्याएं क्या होती हैं। चाचा लोग के बारे में बहुत लोग जान गए। ये चाचा लोग बहुत मस्त चाचा लोग थे। ठीक है, चच्चा लोग के बारे में जाना। अब हम चलते हैं अपने, कूदते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर, अभाज्य संख्या का। तो ध्यान से देखो अभाज्य क्या होता है, बड़ा रिलैक्स होकर देखना। जो संख्या 1 से कट जाए, जो संख्या 1 से कट जाए और खुद से कट जाए, मतलब जो संख्या 1 से कट जाए और खुद से कट जाए उस संख्या को क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोल देंगे। यानी कि अभाज्य संख्या कहता है कि मैं अपने अंडर उन्हीं नंबर्स को रखूंगा जो 1 से कटता हो और खुद से कटता हो। इसका मतलब अभाज्य संख्या के पास कितने गुणनखंड हो गए, तो भाई 1 और 1 2। यानी कि हमने क्या देखा यहां पर, अभाज्य संख्या के पास अधिक से अधिक अधिकतम गुणनखंड कितना होना चाहिए। तो हमने देखा कितना होना चाहिए, तो यानी कि अभाज्य संख्या जो 1 से या खुद से कट जाए, 1 से खुद से दोनों से कट जाए, या फिर आप ऐसे बोलो कि वे संख्याएं जिनके पास केवल 2 गुणनखंड हैं उसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। चलिए यहां पर देखिए, देखते ध्यान से हम समझते हैं। हमने कुछ नंबर्स लिया 1 2 3 4 5 6, हमने इतना नंबर लिया। हमको आगे चेक करना, मतलब ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा, यूं करते 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 हम 100 तक निकाल लेंगे। ठीक है। अब यहां 1 पर आप फोकस करिए। देखिए 1 से कटता है, बिल्कुल सर कटता है। 1 से कट रहा है सर, 1 सब पर कट ही रहा है। ठीक है। खुद से सर, खुद से भी कट रहा है। मतलब यहां पर ये तो जो दोनों संख्या है ना, वो दोनों संख्या सेम है, इसलिए इसका गुणनखंड केवल 1 माना जाता है। समझ आ रही बात की नहीं आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जो 1 है वो केवल 1 से कट रहा है, या बोल सकते हैं इसके पास गुणनखंड केवल 1 है, इसके वजह से सर ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। सही बात। अगला नंबर 2 को देखते हैं। ध्यान से देखिए 2 है, ये 1 से कट रहा है सर, बिल्कुल कट रहा है। 2 से कट रहा है सर, बिल्कुल कट रहा है। 2 किसी और पहाड़े में तो आता नहीं। इसका मतलब 2 1 से कटा और खुद से कटा, सर ये बिल्कुल इस पर नियम लागू हो रहा है।
तो क्या इसका गुणनखंड 2 है सर? 1 और 1 2 सर, 2 है। इसका मतलब है हमारा आभाज्य संख्या कहलाएगा। ऐसे 3 पे फोकस करो तो 3 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, इसका मतलब इसके पास 2 गुणनखंड है, ये भी हमारा आभाज्य संख्या है। 4 पे फोकस करो, 4 1 से कट रहा है सर ये 2 के पहाड़े से सर भी कटता है सर, और सर ये खुद से भी कट रहा है सर, ये तो सर इसने हद ही पार कर दिया सर, बहुत बदतमीज है सर 1 से भी कट गया और सर खुद से भी कट रहा है और सर किसी और नंबर से भी कट रहा है। इसका मतलब इसके पास कितने गुणनखंड हो गए? 3, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये हमारा आभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। ओके, आई बात समझ? अब देखिए 5 को, तो 5 को देखिए ध्यान से, यहां पर जो 5 है ना, 5 1 से भी कट रहा है सर, सही बात है। 5 5 से भी कट रहा है, सही बात है भाई। इसका मतलब सर इसके पास 2 गुणनखंड है, ये हमारा आभाज्य संख्या कहलाएगा। सर क्या लगेगा? अब 6 को देखो, 6 को देखो तो 6 भाई 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, और 6 सर ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी है सर, इतनी संख्याओं से कट रहा है और कहता है कि मैं प्राइम संख्या नहीं आभाज्य संख्या के अंदर रहूंगा। तो आभाज्य संख्या ने कहा नहीं, निकल बेटा निकल, तू बहुत हो गया, तू बहुत हो गया, निकल यहां से। तू 4 नंबर से कटे, गिरा गिरा कर मारूंगा। 2 से कटना, केवल तेरे पास 2 गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन 6 कह रहा है मेरे पास 4 है। तो आभाज्य ने कहा चल निकल बे, निकल निकल निकल, बहुत है। इसका मतलब तू भी आभाज्य संख्या नहीं है, तू भी मेरे ग्रुप में नहीं शामिल हो सकता, क्योंकि तेरे पास 4 गुणनखंड है। 2 होता तो मैं एडजस्ट कर लेता, 4 है तो निकल, चल चल चल। आई होप आप लोग को यहां पर इतना समझ में आ गया होगा कि आभाज्य संख्या किसे कहते हैं। एक बार फिर से बता दूं, आभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो 1 से कटे या खुद से कटे, या फिर उसके पास केवल 2 गुणनखंड हो। आई होप यहां पे डाउट कोई कुछ नहीं बचा होगा तुम्हें डाउट। ओके, अगला देखते हैं क्या, अभाज्य गुणनखंड है। मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, यहां पर देखा करो, यहां पर मुझे नहीं देखो। अगला क्या भाई, अगला देखेंगे अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की बात किसने, तो इसके बारे में भी यूक्लिड चाचा ने बता दिया था। इसको भी किसने बताया था? यूक्लिड ने बताया था। यूक्लिड किस बुक में? अपने उसने एलिमेंट वाले बुक में बता दिया था। इसके बारे में भी वहां पर उन्होंने यूक्लिड अंकल ने अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि अभाज्य गुणनखंड क्या होती है। उन्होंने बोला था कि जो हमारा अभाज्य गुणनखंड होता है उसमें जो भाज्य संख्या होती है, जैसे मान लो मैंने लिखा 12, ध्यान समझना बड़ा मजा आएगा। एग्जाम्पल मैंने लिखा 12, 12 अगर मैं गुणनखंड करूं तो 2 6 2 3 और मैं इसको अच्छे से लिखूं तो क्या हो जाएगा, यहां पर 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा भाज्य संख्या होता है, मतलब अभाज्य गुणनखंड के अंदर जो हमारे भाज्य संख्या होता है वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जब हम अभाज्य संख्या को गुणा करते हैं तो भाज्य संख्या बन जा रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार यूक्लिड ने इसके अंदर बताया अपने बुक के अंदर कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। आपको यहां समझना है कि जब कभी भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, आपको पहले 2 से काटना होगा नंबर्स को, फिर 2 से नहीं कटे तो फिर 3 से, 3 से नहीं तो फिर 5 से, 5 से नहीं तो 7 से, 7 से नहीं तो 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, 29 से, 31 से, 37 से, आगे ऐसे चलता चला जाएगा। मतलब यूक्लिड ने बताया भी था कि ये संख्या अनंत होती है, तो भाई ऐसे चलता चला जाएगा। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, जब बच्चे सीखते हैं, लर्निंग में रहते, तो जब मैं बोलता हूँ बेटा प्राइम फैक्टर करो, आभाज्य गुणनखंड निकालो, तो मैं देखता हूँ लड़का 4 से भी काट रहा है, सर 4 से उड़ा रहा है, 6 से उड़ा रहा है, 8 से उड़ा रहा है। क्यों उड़ा रहा है? क्योंकि उसको वहां पर नॉलेज नहीं होता है कि हमारी आभाज्य संख्या है या नहीं है। तो भाई अभाज्य गुणनखंड का मतलब ही हुआ कि आप गुणनखंड तो करोगे लेकिन अभाज्य संख्या से। ये बात भी यहाँ क्लियर हुआ होगा, ठीक है।
इसको नोट करते रहिए फटाफट। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को लगाते हैं। मैंने क्या लिखा, क्वेश्चन में लिया गया 15,625 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिखा हूं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो निकालते हैं भाई, चलिए। अब देखो ध्यान से, ये संख्या 2 से नहीं कटेगी क्योंकि लास्ट का अंक जब 2 0 4 5 4 6 8 होता है ना, तो संख्या 2 से कट जाता है। 3 का नियम क्या होता है, इन सबको जोड़ो, जोड़ने पर 3 से वो नंबर 3 से कट जाता है, मतलब वो संख्या पूरा 3 से कट जाएगा। जोड़ते हैं तो 1 5 6 6 12 12 2 14 14 5 19 19 3 से नहीं कटता है, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से जाए से कटेगा। काटो 5 से भाई, 5 3 15 5 3 15 5 कम 5 5 दूनी 10 5 5 25, फिर 5 कटे 5 दूनी 10 5 5 25 125 25 625 25 25 125 5 5 25 5 5, यानी कि हमारा जो अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 15,625 का आ गया 5 1 2 3 4 5 6। तो हमारा ये आंसर होगा। ओके, इस प्रकार हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यू करते 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 हम बहुत बहुत आगे तक चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे। अब हमारा जो फोकस है वो किस पे है, HCF। HCF जिसको हिंदी में बोलते हैं माशापा। माशापा मतलब अगर इंग्लिश की बात करूं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो महत्तम समापरिवर्तक। ओके, आपको 2 संख्या लेना है और उन 2 संख्याओं का जब मुझे एचसीएफ निकालना होता है तो हम ढूंढते हैं कि उसमें सबसे जो कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है। जैसे देखो, जैसे मैंने बोला कि 10 था 12 का HCF ज्ञात करो। तो भाई 10 का निकालो आप, 2 5 5 1 12 का 2 6 2 3 3 1। अगर बोलूं 10 का भाई क्या आएगा सर, 2 गुणे 5 आ जाएगा। ठीक है भाई, 12 का क्या आएगा सर, 2 गुणे 2 गुणे सर 3 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब इनमें कॉमन क्या हो रहा है, देखो इनका भी मैंने यहां गुणनखंड कर दिया, इनका भी मैंने यहां गुणनखंड कर दिया, दोनों में कॉमन सर यू दिख रहा है सर कॉमन, और कोई तो नंबर नहीं दिख रहा है कॉमन। तो भाई ऐसा करना, लिखना यहां पर HCF इज इक्वल टू इन दोनों पे, इस पेयर में से एक को निकाल लेंगे नंबर, आंसर क्या हो जाएगा 2। 2 is the HCF of 10 and 12। ओके, ये हो गया हमारा HCF। ऐसा आप किसी भी नंबर के HCF निकाल सकते हैं। ओके, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, LCM। क्या निकालेंगे, LCM, जिसको बोलते हैं लसपा, लघुत्तम समापरिवर्तक। ठीक है ना, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर बोल देते हैं। यहां पर हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, हम इन्हीं को निकालते हैं एलसीएम। जैसे मैंने लिख दिया क्वेश्चन क्या, एग्जांपल 10 और 12 का एलसीएम ज्ञात करिए, करो। तो कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सॉरी, अरे 2 5 2 4 होता है गधा, 10 3 मास्टर कैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चे कहेंगे सब गलत पढ़ा रहे हैं। हो गया, ठीक, कोई बात नहीं, 12 ले लो भाई। 2 6 2 3 2 3 1 हो गया हमारा फैक्टर बना भन। अब यहां पर 10 का हो जाएगा सर 2 × 5,
12 का हो जाएगा 2 × 2 × 3। कॉमन क्या है सर? कॉमन तो हमारा ये है, बिल्कुल सही बच्चा। अब मुझे क्या निकालना है? एलसीएम। एचसीएफ तो हमारा 2 हो गया था। जब हम एलसीएम निकालते हैं, यहीं पर फोकस करने वाली बात क्या है, यहीं पे फोकस करने वाली बात क्या है कि पहले जो कॉमन है उसमें से एक नंबर ले लो। सर ले लिया मैं लो, बाकी जो बच गए सबको यहाँ चेप दो, चेप दो सर। सर 5, सर 2, सर 3। अब मल्टीप्लाई कर दो भैया, 5 के 15 दूनी 30 दूनी 60। सर 60 एलसीएम आ गया। क्या आ गया? 60 हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया सर। तो भाई इस प्रकार हमने दो संख्याओं को कैसे एलसीएम निकालते हैं, कैसे एचसीएफ निकालते हैं, आइए यहां पर भी ये बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं न्यू टॉपिक, फटाफट इसको नोट करो। हो गया ना? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, एलसीएम और एचसीएफ में संबंध कैसे होता है, इस बात को भी हम देख लेते हैं बड़े ध्यान पूर्वक। हमने माना, हम क्या देखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल तथा उनके एचसीएफ और एलसीएम में संबंध क्या होता है? संबंध क्या होता है? संबंध तो यही होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब हमने माना एक को ए एक को बी बराबर होता है इनका एचसीएफ गुणा इनका एलसीएम। दोनों भैया दोनों बराबर होना चाहिए। अगर आप दो संख्या निकाल रहे हो और दोनों संख्याओं के आपने निकाला एचसीएफ और आपने निकाला एलसीएम, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे और उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। सर इसको प्रूफ कर दो। बिल्कुल करूंगा प्रूफ, देखो ध्यान से। फिर से वही लेते हैं, क्या हम लेते हैं एग्जांपल 10 और 12, ठीक है ना? इसका निकालते हैं, पहले फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 2 5 5 1। अब यहां पर 2 6 2 3 भाई 10 का 2 5 12 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे। अच्छा सर जी यहाँ 3 का भी तो कर दो, 3 हो गया। ओके, तो यहां पर बाबू अगर मैं पूछूं एचसीएफ क्या होगा, तो सर एचसीएफ आपका यहां पर हो जाएगा 2। और एलसीएम क्या हो जाएगा, तो सर एलसीएम हो जाएगा सर 2 ये लिख लीजिए और बाकी सारा चेप दीजिए। तो चेप दे रहे हैं भैया, तो बराबर कितना हो गया? 60 हो गया। अब हम इस बात को यहां पर प्रूफ करेंगे। हमने दो संख्या ले लिया, उसका हमने एचसीएफ भी निकाल लिया और हमने उसका एलसीएम भी निकाल लिया। हम ऐसा मानते हैं कि जो पहली संख्या यानी 10 को मानते हैं ए और 12 को मान लेते हैं बी। एचसीएफ आ गया सर मेरा 2 और एलसीएम सर आ गया हमारा कितना? 60 आ गया। अब इस फॉर्मूले पे इसको रखते हैं। सर फॉर्मूला क्या होता है? ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर ए की वैल्यू रखो 10, बी की वैल्यू रखो 12, यहाँ रखो एलसीएम आया वो 60 आपका और एचसीएफ आया है, तो गुणा कर दो। 12 10 में 120, 60 गुना 120। लो आया आंसर, नाचो छम छम छम। आंसर आया झम झम झम, नाचो तुम छम छम छम। तो भाई हमने यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? किसी को कोई सी कंफ्यूजन तो होगा नहीं यार। मुझे लगता है कि अब कंफ्यूजन आ जाएगा तो फिर बेकार है। मतलब आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 2 नंबर दे देगा और कहेगा कि आप उनका एलसीएम एचसीएफ निकालो और इस बात को आप प्रूफ भी करके दिखाओ उसके लिए क्या सही है या फिर गलत है। और आप जब ऐसे करोगे और जब आप इस बात को यहाँ पर देखोगे, अगर दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब आपका कहीं ना कहीं या तो एलसीएम में या फिर एचसीएफ में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। आई बात समझ? ओके बॉल, चलो भाई नोट हो गया। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों कहना है तुमको शायरी सुनाता हूँ, शायरी सुनाता हूँ। शायरी क्या है? सर सुनाइए ना सर शायरी, बार बार बोल रहे शायरी सुना रहे। अरे थामो, हाँ थम पर थम, थोड़ा बर्दाश्त की गोली वोली खाया करो। तुम लोग खाते तो हो नहीं गोली वोली, सुनाता हूँ तुम लोगों को।
याद ही नहीं आ रहा शायरी क्या सुन शायरी सुनो, याद ही नहीं आ रहा शायरी मेरा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे क्या, परिमेय संख्या। इधर पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है? तो भाई परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया ब्रह्मांड में, अगर ऐसा हो गया तो नारद मुनि नाराज हो जाएंगे, कहेंगे भैया ऐसा नहीं है, ऐसा होगा नहीं। फिर ऊपर से जो जिसने इस बात को प्रूफ किया ना, ऊपर से कूद पड़ेगा और कहेगा अरे बालक तूने गलत साबित कर दिया, मैं भी तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा, ठीक है ना। तो इस बात को भाई आपको ध्यान रखना है, कभी भी क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। किस केस में? जब वो परिमेय संख्या होता। ओके ओके सर, कोई बात नहीं है। और एक बात जानना है कि जो परिमेय संख्या होती है ना बेटा, वो क्या होता है, वो रिपीटेड होता है, बार बार वो संख्या रिपीट होगा। ऐसे मान लो कि हमने डिवाइड करेंगे तो लास्ट में से 3 3 3 3 आता रहता है, तो संख्याएं वो रिपीटेड होगी और टर्मिनेटिंग होगी। टर्मिनेटिंग का मतलब आपने किसी नंबर से मान लो, ये कैसे आएगा, जब सर हम 10 को 3 से भाग करेंगे तो सर ये आंसर झमाझम ले लिया करें, सॉरी हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, या 3 लिख लो ना, क्या दिक्कत है, 3 लिख लो, क्या दिक्कत है। भाग करेंगे सर ये रिपीट होता रहेगा, वो रिपीट होता रहेगा, ऐसे नंबर आएंगे। जब कभी भी ऐसे आपको नंबर दिखने को मिले, ऐसे चलता चलेगा, चलता चला जाएगा, रिपीट तो हो रहा है लेकिन सर बार 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 बार, उसका सर एंडिंग पॉइंट नहीं है, मतलब भैया बोल देना वो हमारा परमिशन है। अब एक संख्या आपको ऐसे दिखेगा कि दशमलव के बाद जाने के बाद कुछ दूरी पर जाके कट गया, तो हम बोलेंगे कि ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ये कैसे आया, आप 3/2 को भाग कर दो, आपका आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हमारा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कुछ दूरी पर जाकर रुक जाना, टर्मिनेट हो गया। और ये रिपीटिंग मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है। जब आपको कुछ नंबर्स ऐसे दिखे, कुछ यूं दिखे, कुछ यूं दिखे, आप बोलना कि ये हमारा परिमेय संख्या है। ओके, अब आते हैं अपरिमेय संख्या के ऊपर। जब अपरिमेय संख्या के ऊपर आएंगे तो भैया इसको पढ़ने से पहले इसकी बहुत लंबी थोड़ी हिस्ट्री कहानी है, तो समझ लेते हैं। बड़े मजेदार कहानी है इसके पीछे की, आपको सुनाता हूं। आपने सुना होगा पाइथागोरस के बारे में, सर बिल्कुल सुना है सर, सर हम लोगों ने उसका परिमेय पढ़ा है, हमको पता है पढ़े वो परिमेय। वो बहुत गणितज्ञ महान तो था, लेकिन महान गणितज्ञ हम नहीं बोलेंगे, अभी आप खुद नहीं बोलोगे सर वो महान गणितज्ञ था। सुनो बात क्या था कि पाइथागोरस ग्रीस के रहने वाले थे, ग्रीस देश के रहने वाले एक महान गणितज्ञ थे, ठीक है ना। उन्होंने पाइथागोरस परिमेय को सिद्ध भी किया था, ठीक है ना। और जब सिद्ध किया तो उन्होंने बोला था कि इस ब्रह्मांड में हर चीज, इस ब्रह्मांड में हर चीज संख्या यानी पूर्ण संख्या या भिन्नों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के हर चीज को पूर्ण संख्या के रूप में या भिन्नों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस बात को पाइथागोरस ने अपने स्कूल में भी अपने शिष्यों को भी सिखाया, तो शिष्य भी बोल रहे थे भाई सही बात है, इस दुनिया का हर चीज पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या या फिर भिन्नों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ग्रीस में संख्याओं की पूजा होती थी, वहां पर रियाज, यहां पर पत्थरों की पूजा होती है, देवियों की पूजा होती है, देवताओं की पूजा होती है, वहां पर संख्याओं का पूजा होता था, वहां पर संख्याओं का पूजा होता था, संख्याओं को लोग भगवान मानते थे। पाइथागोरस भी संख्याओं को भगवान मानते थे और उन्होंने बता भी दिया था कि संसार में सब कुछ, हर चीज को पूर्ण संख्या या फिर भिन्नों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उन्हीं के शिष्य में से एक शिष्य का नाम था क्या, हपासस। हपासस एक गणितज्ञ थे, उनके शिष्य थे, किसके, पाइथागोरस के शिष्य थे। इन्होंने एक सवाल हल करने लगा। क्या सवाल हल कर रहे थे, उन्होंने एक वर्ग क्या निकाले, विकर्ण। हिपासस जो थे, उन्होंने, ये कौन थे,
ये पाइथागोरस के क्या थे? शिष्य थे, यानी स्टूडेंट थे। कौन? सर हिपासस। पाइथागोरस ने सब कुछ बता दिया था भैया, सब कुछ परिमेय, सबको हर चीज को फ्रैक्शन के रूप में देखेंगे और सभी होल नंबर के फॉर्म में देखेंगे। सबने कहा ओके सर, पाइथागोरस अब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन कुछ दिन के बाद हिपापस एक सवाल लगा रहे थे, वो सवाल वर्ग से रिलेटेड था। वो वर्ग में क्या निकाल रहे थे? विकर्ण निकाल रहे थे। वो वर्ग कुछ ऐसा था, ये वर्ग कुछ ऐसा था, इन सभी भुजाओं का माप एक था, और ये विकर्ण ये जो विकर्ण निकाल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम विकर्ण तो निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, मतलब हम अपने गुरु जी के जो थ्योरम उन्होंने प्रूफ किया पाइथागोरस पर में, हम उसके सहायता से यहाँ पर विकर्ण को निकालेंगे। तो ठीक है भैया, विकर्ण को निकालो। तो हमने माना भैया ये विकर्ण है, यानी इसको मानते क्या? इसको मान लो ए। तो अगर हम ए की वैल्यू निकालेंगे, यही तो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 + 1 बराबर √2। जब उन्होंने निकाला तो उन्होंने देखा कि विकर्ण का मान क्या आया? √2 आ गया। उन्होंने कहा, उनके दिमाग में ये बात था कि ब्रह्मांड का हर चीज फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त किया सकता है या फिर पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त किया सकता है। तो उन्होंने सोचा होगा कि यार सिंपल सी बात है, जब हमारे गुरु जी ने बोला है तो फिक्स है कि जो ये हमारा विकर्ण आया √2, ये भी इसको भी हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। हिपासस ने बहुत ज्यादा प्रयास किया, बहुत ज्यादा ज्यामितीय रूप में प्रयास किया, लेकिन प्रयास करने के बाद लास्ट में इन्होंने बहुत इस पर अध्ययन किया कि यार इसको मैं प्रूफ करके रहूंगा कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। लेकिन लास्ट में हार मानने के बाद हिपासस ने बोला कि देखो भाई साहब, जो उनके फ्रेंड थे उन्होंने अपने कलीग से बोला, फ्रेंडों से बोला कि देखो दोस्त, हम इसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए हम बोलेंगे कि ये हमारा अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ये बात सुनते ही शिष्य तुरंत पहुंच गए किसके पास? अपने गुरु जी के पास पहुंच गए। कौन थे उनके गुरु? पाइथागोरस थे। पाइथागोरस से उन्होंने कहा, सर हिपापस ये बोल रहा है कि इस दुनिया का एक विकर्ण जिन्होंने उसको निकाला है उसका मान, सर उसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। सर वो परिमेय संख्या नहीं है, सर वो अपरिमेय संख्या। इस बात को सुनते पाइथागोरस को गुस्सा आया, उन्होंने क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि अगर ये बात सत्य हो गया तो पूरे समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी, पूरे समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी, और जो जिसके जैसा हम महान गणतज्ञ थे हमारा नामो निशान मिट जाएगा। इस कलंक से बचने के लिए, इस सच्चाई को छुपाने के लिए उन लोगों ने गोपनीय प्लान बनाया अपने शिष्यों के साथ। उन्होंने कहा कि अगर इस बात को साबित हो गया तो हमारा पूरा एरिया में थूथू होगा, इससे अच्छा है कि इसको हटा दो रास्ते से। उन्होंने क्या किया? अपने शिष्यों के साथ मिले और मिलने के बाद हिपापस को मार कर समुद्र में फेंक दिया। अब जब मार कर समुद्र में फेंक दिया, जिससे उनका ये राज छुपने वाला था, पाइथागोरस ने दिमाग लगाया इस तरह छुप जाएगा। सोचो, अब बताओ आप, पाइथागोरस महान गणितज्ञ थे या फिर कैसे गणितज्ञ थे? बहुत बदतमीज गणितज्ञ थे। पहले कैसे होते थे? फिर क्या हुआ? फिर आए यूक्लिड। यूक्लिड ने कहा कि अरे अरे हिपापस चाचा कौन? यूक्लिड आए। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं, ऐसी बात है, मैं हिपासस की जो मेहनत है उनका मेहनत में बेकार नहीं जाने दूंगा। फिर उन्होंने इस बात को उन्होंने एलिमेंट वाले बुक में इस चीज को सिद्ध कर दिया कि अपरिमेय संख्या को हम कैसे सिद्ध करेंगे। पूरा अच्छे से उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया कि किसी भी परिमेय संख्या को हम कैसे प्रूफ करेंगे, और आज हम उनके इस योगदान को पढ़ते हैं और हम प्रूफ करते हैं कि कैसे अपरिमेय संख्या होती है। खुद सोचो आप कि जिस इंसान ने अपरिमेय संख्या खोजा, वो गुरु भी कैसा गुरु, अपने स्वार्थ के अपने शिष्य को समुद्र में फेंकवा दिया। तो भाई तब तो अपरिमेय संख्या को पढ़ना सर जरूरी है सर। जब उन्होंने योगदान दे दिया सर, जब उनको समुद्र में फेंकवा दिया गया, तो सर हम तो पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, जानेंगे अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो बच्चा लोग यहां पर तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अपरिमेय संख्या की कहानी क्या थी, अपरिमेय संख्या को लाने के लिए कितना बड़ा योगदान दिया गया था, एक बलिदान भी हो गए थे। और उनका नाम क्या था? हिपासस। नाम थोड़ा घबरा जाता है, हिपासस। ओके,
अब हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या होता क्या है। तो भाई अपरिमेय संख्या ध्यान रखना हमेशा, हिपापस ने क्या बोला कि कभी भी इसको क्यू के रूप पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है ना, इसको लिख ही नहीं सकते। और ये संख्या जो होती है वो नॉन रिपीटिंग होती है। मतलब क्या होगा, दशमलव के बाद में संख्या आएंगी, कुछ अलग आएगा, कुछ मतलब संख्या हमेशा एक्सचेंज होती हुई आएगी, चेंज होकर बदल बदल कर, कभी 3 5 3 7 9, मतलब कभी ऐसा नहीं रिपीट होगा। अपरिमेय संख्याएं कभी रिपीटेड नहीं होती है। आपको ऐसे नंबर सिमिलर दिख रहे हैं अपने आप से, डेसिमल वाले नंबर है सर, और रिपीट नहीं हो रहे हैं और सर अनंत तक चले जा रहे हैं, मतलब ये हमारे अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। और सर क्या होता है, और हमारा ये होता है, ये नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, कभी रुकता नहीं है, तो पता लगता है। अपरिमेय संख्या सर आपको बताइए, बिल्कुल पाई हमारा क्या है, पाई हमारा अपरिमेय संख्या है। ई क्या है, ई हमारा अपरिमेय संख्या, ये सब क्या है हमारे अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो बेटा मान होता है ना 22/7, ये सब क्या है, ये सब परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या। आइए यहां पे बात समझाइए। चलिए अब हम देखते हैं और क्या देखते हैं कि जो हमारा अपरिमेय संख्या होता है वो रूट के फॉर्म में होता है। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। लेकिन बताओ मुझे रूट क्या परिमेय है या अपरिमेय है? भाई रूट हमारा अपरिमेय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √2 की वैल्यू होती है +-2 और इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हमारा √2 यानी √4 हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है, ये हमारा परिमेय संख्या है। समझ आई बात को? तो भाई जिस प्रकार हिपासस सर ने √2 को अपरिमेय संख्या उन्होंने निकाला था विकर्ण से, हम इसको प्रूफ करेंगे अपने मेथड से कि कैसे हमारा ये अपरिमेय संख्या होगा। ओके, इस बात को लिखा करो, समझा करो, पढ़ा करो, नहीं पढ़ोगे ना फिर हिपासस की भूत आएगी, समझ लो। अगर तुमने गलत प्रूफ कर दिया अपरिमेय संख्या को, हिपासस की भूत आएगी। फिर इस बात को ध्यान रखना बच्चा लोग, इसलिए बढ़िया से इसकी तैयारी करो, अब बढ़िया से प्रूफ करो। सवाल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसी √2 को ले चलते हैं जिस √2 के द्वारा हिपासस को समुद्र में फेंकना पड़ा था, इसी √2 को प्रूफ करते हैं। तो अब हम आते हैं, अब छोड़ो कहानी साइड में करो, हम लोग आते हैं अपने जो एग्जाम में कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे उसके अंदाज से। देखो जब कभी किसी को प्रूफ करना होता है गलत, तो पहले उसको सबके नजर में सही लेके चलो, सही लेके चलो। जब उसको तुम सही मान रहे हो और उस सही की वजह से उसने कुछ गलतियां कर दिया, मतलब वो गलत साबित हो जाएगा। तो ऐसे ही हमको यहाँ पर √2 को अपरिमेय प्रूफ करना है, हम इसको मानेंगे कि √2 क्या है, हमारा एक परिमेय संख्या है। तो लिखते हैं माना √2 एक परिमेय संख्या है। और आपने क्या देखा कि अगर कोई संख्या परिमेय होता है तो उस संख्या को सर हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक बात और ध्यान दो भाई, अगर कोई संख्या p/q के फॉर्म में अगर परिमेय है, इसका मतलब अगर मैं उन संख्या क्या निकालू, एचसीएफ निकालू, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। क्या आएगी, 1 आएगी। हमेशा ध्यान रखना, आपने माना है, अभी आपने माना है कि √2 एक परिमेय संख्या है, और अगर एक परिमेय संख्या है तो फिक्स है कि हर परिमेय संख्या का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। परिमेय संख्या का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। अगर हम सवाल सॉल्व करते जाए, करते लास्ट में पहुंचे और परिमेय संख्या का एचसीएफ, अगर एचसीएफ 1 के अलावा कुछ और आ गया तो हम कहेंगे कि सर ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि अगर ये सर परिमेय संख्या होता तो सर इसका एचसीएफ 1 होता, ना कि कुछ और हो जाता। आई बात समझ?
चलिए सॉल्व करते हैं। तो भाई अभी ये परिमेय संख्या है तो इसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। ध्यान रखना इस बात को, परिमेय संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अगर कोई कह रहा है कि मैं परिमेय संख्या हूं तो भाई उसका फिक्स है, उसका एचसीएफ 1 होगा। ओके, हमको यहां पर इस रूट को हटाना होगा। इस रूट को हटाएंगे कैसे? स्क्वायर करके। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करते भाई √2 का स्क्वायर बराबर p अपॉन q का स्क्वायर। स्क्वायर से √2 से स्क्वायर मतलब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा यहां से? 2 बराबर p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर, और 2 को भेज देंगे बटे में तो क्या q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। इसको बोलते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब एक बात ध्यान से समझते हैं, ध्यान समझते हैं। अगर मान लो मैंने बोला कि 10/2, इसका आंसर आपको सर 5 आएगा। हमने कहा बिल्कुल आएगा, सही है। अगर यहां 7 होता तो कभी हम इसको बराबर नहीं कहते। क्यों? क्योंकि 2 से अगर भाग करते हैं 10 को तो 7 नहीं आएगा सर, 5 आएगा। सर ये बात सही है, सर ये बात गलत है, ठीक है ना। अगर बराबर लगा हुआ है इसका मतलब ये मान और ये मान क्या है? बराबर है। और बराबर नहीं है मतलब ये दोनों मान बराबर नहीं। ओके, लेकिन यहां पर सर दोनों बराबर है मतलब इसका मान और इसका मान, दोनों का मान क्या है? सेम है। वैसे ही यहां पर हम फोकस करते हैं। यहां पर देखो, आपने बोला कि सर जो हमारा 2 है ना वो 10 को काट रहा है, मतलब यही बोल सकते हैं कि सर 10 हमारा 2 से क्या है? भाज्य है। और जब 10 हमारा 2 से भाज्य है मतलब आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। 5 आने का मतलब क्या है भाई? ये 2 से कट जा रहा है। और समझो, जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया? 2 स्क्वायर की पावर अपॉन 2 ले लिया। अगर इसको हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सर आंसर 2 आएगा। आंसर 2 आएगा, सिंपल सी बात है। कैसे? कि सर ये स्क्वायर कट गया, सॉरी ये 2 से ये कट गया और आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। मतलब ये भाग जा रहा है तभी तो आंसर 2 आ रहा है। वैसे ही हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर बोलेंगे कि सर जो p स्क्वायर है ना वो 2 से पूरा पूरा कट रहा है और कटने के बाद आंसर क्या दे रहा है? q स्क्वायर। तो मैं एक बात कहेंगे कि p स्क्वायर 2 से भाज्य है, p स्क्वायर 2 से भाज्य है। हमने इसकी तुलना इससे कर दी। अच्छा, अगर p स्क्वायर 2 से भाज्य है तो क्या p भी 2 से भाज्य होगा कि नहीं? यहां देखो, अगर 2 स्क्वायर 2 से भाज्य है तो क्या 2 से भाज्य होगा कि नहीं? सर हो रहा है सर। सर आंसर ये कट रहा है तो बिल्कुल तुम यहां पे ये भी बोल सकते हैं कि p भी 2 से भाज्य होगा। p भी 2 से क्या होगा? भाज्य होगा। इस बात को हमने यहां पर दिखा दिया कि भाई जो p है ना वो 2 से कट रहा है। अब चेक करते हैं क्या q भी 2 से कट रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में जो p है ना उसके जगह पर हम कोई और वेरिएबल ले लेंगे, कुछ और ले लेंगे। तो लिखेंगे माना समीकरण 1 में p बराबर 2m रखने पर, आप यहाँ m जगह कुछ भी ले सकते हो। आप a ले लो, आप b ले लो, कुछ भी ले लो। और ध्यान रखना एक बात, जो यहां पर नंबर होगा वही नंबर यहां पर होगा। अगर यहां पर √3 होता तो यहां 3 होता, अगर 5 होता तो यहां 5 लेते, अगर 7 होता तो यहां 7 लेते, 9 होते तो 9, 10 होता तो 10 लेते। आएगा समझ? अब क्या करेंगे, इसको यहां रखते हैं तो q स्क्वायर इक्वल टू p यानी 2m का स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। q स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर अपॉन में 2। सर 2 से 2 उड़ गया, क्या बचा? q स्क्वायर इक्वल टू 2m, q के नीचे जाएगा तो q स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर m स्क्वायर। ऐसे बोल सकते हैं सर m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर अपॉन में 2। अब हमने चीज क्या देखा? बिल्कुल वही बात यहां पर भी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि समीकरण 2 में q स्क्वायर भी 2 से कट कर आंसर क्या दे रहा है? m स्क्वायर। तो बोल सकते हैं यहां से कि q स्क्वायर
2 से, सॉरी लिखते हो यहाँ क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है, अतः क्यू भी 2 से भाज्य होगा, अतः क्यू भी 2 से भाज्य होगा होगा। और समीकरण 1 और 2 से हमने क्या देखा कि सर P भी 2 से कट रहा है और सर Q भी 2 से कट रहा है। अगर सर दोनों नंबर 2 से कट रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, 2 आएगा। तो लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से P और Q दोनों 2 से कट रहे हैं, इसलिए P और Q का जो HCF होगा वो कितना होगा, 2 होगा। HCF 2 होगा, लेकिन इनका जो HCF आपने माना था 1, वो कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने 1 माना था और जब सवाल को हमने सॉल्व किया तो HCF 2 आया। जब 2 आया तो हम कहेंगे कि सर आपने जो पहले वाला बात माने थे HCF 1, वो नहीं होगा, आपका आंसर गलत है। हमने कहा ऐसा बात है कि हमने, तो हाँ, अगर एक HCF 1 नहीं होगा मतलब ये बात भी नहीं होगा, मतलब इसलिए √2 भी P/Q के बराबर नहीं होगा। अगर इनका HCF 1 के बराबर होता तो फिक्स है P/Q √2 के बराबर होता। जब √2 P/Q के बराबर नहीं है और इसका HCF 1 के बराबर नहीं है, तब बोल सकते हैं अतः √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार आपको प्रूफ करना होगा। हमेशा पहले आपको जो दिया होता है अपरिमेय, पहले उसको परिमेय मानो, परिमेय मान के सॉल्व करो, P/Q के बराबर करो, HCF हमेशा 1 हो, दोनों तरफ वर्ग करो, फिर कुछ ऐसा समीकरण बनेगा। यहां पर देखो, इस बात को लिखो यहां पर कि P² 2 से कट रहा है, इसका मतलब P भी 2 से कटेगा। फिर आपको क्या करना है, समीकरण 1 में यानी P की जगह पर कुछ और ले लो। तो हमने क्या माना, P बराबर 2m रखने पर, तो 2m रखने के बाद हमने देखा कि कुछ समीकरण को ऐसा मिला 2, तो हमने यहां पर भी देखा कि Q² 2 से कट रहा है, इसका मतलब 2Q भी 2 से कटेगा। हमने 1 और 2 को तुलना किया, हमने पाया कि समीकरण 1 और 2 दोनों में P और Q दोनों 2 से कट रहे हैं, इसका मतलब इनका HCF 2 होगा। लेकिन जो हमने HCF 1 माना था वो नहीं होगा। अगर 1 नहीं होगा मतलब √2 P/Q के बराबर नहीं होगा। अगर नहीं होगा मतलब परिमेय संख्या नहीं है, तो है क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम अपरिमेय संख्या प्रूफ कर देंगे कि पार्षद सर का हमने जो उन्होंने बात को विकर्ण निकाल के बोला था, हमने उनको मैथमेटिकल तरीके से बोल दिया। आई होप यहाँ पर आज का जो इंट्रोडक्शन था समझ में आया होगा। इसको आप नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो पार्ट 1 है वो इंट्रोडक्शन का है, जो पार्ट 2 होगा वो हमारे एक्सरसाइज 1.1 का फुल्ली सॉल्यूशन का वीडियो होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो पार्ट 2 आएगा एक्सरसाइज 1.1 का फुल सॉल्यूशन वो आप तक पहुंच जाए। ओके, बाय, लव यू माय फ्रेंड्स।